सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। बच्चों, अब से मैंने चैनल का नाम थोड़ा सा परिवर्तित किया है, चेंज किया है। अब से चैनल का नाम है सुगम संस्कृतम, न कि अमृतम संस्कृतम। ठीक है, तो आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करेंगे अपनी कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का पाठ नंबर 3 का अभ्यास कार्य। इससे पहले मैंने तीनों चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन विद एक्सरसाइज के 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत से बच्चों ने देख लिए होंगे। जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देखें और अपनी संस्कृत का अभ्यास करें। तो अब हम शुरू करेंगे अपने कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा के तीसरे पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखत। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। ठीक है, एक पद के द्वारा अधोलिखित, अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए। ठीक है, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर जो है वो एक पद में लिखने हैं। पहला प्रश्न है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र माने कहाँ, डिजिटल इंडिया यानी डिजिटल इंडिया, इत्यस्य माने इसकी, चर्चा माने चर्चा, बातचीत, भवति माने होती है। तो आजकल डिजिटल इंडिया की चर्चा कहाँ हो रही है या कहाँ होती है? तो इसका आंसर है, क्योंकि हमें एक शब्द में लिखना है, एक पद में लिखना है, तो एक ही पद में लिखेंगे और इसका आंसर है संपूर्ण विश्वे, यानी कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे संसार में। ठीक है, विश्व क्यों लिखना है हमें? क्योंकि ये सप्तमी विभक्ति का रूप लगाना है कारक चिन्ह में पर। ठीक है, तो संपूर्ण विश्वे, पूरे विश्व में, पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा हो रही है। नेक्स्ट, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। केन सह माने किसके साथ, मानवस्य मनुष्य की, आवश्यकता माने रिक्वायरमेंट, परिवर्तते माने बदल जाती है, चेंज हो जाती है या चेंज हो गई है। किसके साथ साथ समय की किसके साथ साथ मनुष्य की आवश्यकता बदल गई हैं, चेंज हो गई हैं? तो इसका आंसर हमें देना है, वो भी एक पद में, और इसका आंसर होगा, यानी समय के साथ बदल गई है। तो समय को क्या कहते हैं? काल। और परिवर्तनेन सह, समय परिवर्तन के साथ। ठीक है, काल माने समय, परिवर्तन माने परिवर्तन के, सह माने साथ। समय परिवर्तन के साथ साथ, समय बदलने के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएं भी बदल गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम् अनिवार्यता भवति। आपणे मतलब बाजार में, ये भी सप्तमी विभक्ति का रूप है। आपणे, जहां भी एक ही मात्रा आएगी में चिन्ह लगाना है, यानी बाजार में। वस्तुनाम यानी वस्तुओं की, वस्तुओं के, क्रय समये, क्रय कहते हैं खरीदने को, क्रय माने खरीदने के समय, यानी बाजार में वस्तुओं को खरीदते समय केषाम् अनिवार्यता भवति, किसकी अनिवार्यता होती है, किसकी रिक्वायरमेंट होती है, यानी हमारे पास ऐसा क्या होना चाहिए जिससे हम बस चीज़ों को खरीद सकें। वेरी सिंपल, क्या होना चाहिए, किसकी आवश्यकता होती है? रूप्यकाणाम, यानी रुपयों की, रुपयों को, रूप्यका, रूप्यकाणाम, सप्तमी षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, काकी के चिन्ह, इसलिए हम लिखेंगे रूप्यकाणाम, रुपयों की, पैसों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। यानी कस्मिन् माने किस, उद्योगे उद्योग में, वृक्षाः माने पेड़, उपयुज्यते उपयोगी होते हैं। किस उद्योग में, किस फील्ड में, किस फैक्ट्रीज में, किस कारखाने में वृक्षों की उपयोगिता होती है, वृक्षों का यूज होता है। पेड़ों का यूज कहाँ पे होता है, किस उद्योग में? तो कागज के उद्योग में, कर्गदोद्योगे।
कागज के उद्योग में। इसको मैं फिर से लिख देती हूँ इरेज करके, कर्गदोद्योगे। आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहाँ पे संधि करके लिखा हुआ है, आप इसको लिख सकते हैं कर्गद उद्योगे। ठीक है, यहाँ पर कर्गद माने कागज, उद्योगे उद्योग में। अब यहाँ पर क्योंकि कर्गद में आ है और अगला दूसरे शब्द का पहला अक्षर उ है, तो आ प्लस उ इक्वल टू ओ होता है, इसलिए संधि होने पर यानी गुण संधि होने की वजह से ये क्या बन गया है, कर्गदो। दामे ओ की मात्रा आ गई है, आ प्लस उ इक्वल टू ओ, इसलिए बन गया है कर्गदोद्योगे। ठीक है, आप इसको चाहें तो और भी ज्यादा अलग अलग करके लिख सकते हैं संधि विच्छेद करके। तो कैसे लिखेंगे, कर्गदस्य यानी कागज के, उद्योगे उद्योग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। आज सभी कार्य किससे किससे सिद्ध होते हैं, यानी किसके द्वारा किए जाते हैं। तो अद्य सर्वाणि कार्याणि किसके द्वारा किए जाते हैं, सबको पता है, मोबाइल के द्वारा। और मोबाइल को क्या कहते हैं, चल दूरभाष यंत्रेण। आंसर होगा चल दूरभाष यंत्रेण, यानी मोबाइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर हमें पूरे वाक्य में देने हैं। ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस। तो प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म, पहला क्वेश्चन है प्राचीन काले यानी प्राचीन काल में, विद्या यानी विद्या पढ़ाई शिक्षा कार्य, कथम गृह्यते यानी प्राचीन काल में विद्या ग्रहण कैसे की जाती थी। तो इसका आंसर हमें पूरे सेंटेंस में लिखना है, तो पूरे सेंटेंस में लिखेंगे हम प्राचीन काले विद्या, हमने पढ़ा था ना श्रुति परंपरा से, यानी सुनकर गुरु बोलते थे और शिष्य सुनकर उसको ग्रहण कर लेते थे। तो श्रुति परंपरया, श्रुति परंपरा के द्वारा, श्रुति मतलब सुनना, श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, ग्रहण की जाती थी। प्राचीन काल में विद्या श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति, यानी पेड़ों को काटने की, यानी जो पेड़ काटे जाते हैं उसमें न्यूनता, उसमें कमी लाना, उसको कम करना, यानी पेड़ों के काटने को हम कैसे कम कर सकते हैं, कथम माने कैसे। ठीक है, कैसे पेड़ों का कटना कम हो सकता है, तो इसका आंसर होगा, फुल सेंटेंस में लिखना है तो हम वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य कैसे कम कर सकते हैं, कंप्यूटर का यूज करके। अगर हम अधिक से अधिक कंप्यूटर का प्रयोग करेंगे तो कागज की उपयोग का यूज कम हो जाएगा, और कागज का यूज कम होने से क्या होगा, फैक्ट्रीज में पेड़ों का भी कटना कम हो सकता है, क्योंकि उसमें फैक्ट्रीज में कागज का उपयोग जब कम हो जाएगा तो लोग पेड़ों को भी कम काटेंगे। ठीक है, तो इस तरह से तो आंसर होगा वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक, यानी अधिक से अधिक
प्रयोगेण। न्यूनताम यास्यति। ठीक है, वृक्षाणाम कर्तनम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण न्यूनताम यास्यति। इसको हम न्यूनता को हम आगे भी लिख सकते हैं, वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता। ठीक है, यहां पर भी लिख सकते हैं वृक्षाणाम कर्तनम, इधर लिख देते हैं न्यूनता संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण यास्यति। तो फिर हम यहाँ वाली न्यूनता को हम फिर कट कर देंगे, एक जगह लिखना है, या तो इधर लिखेंगे या प्रयोगेण के बाद लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालये माने चिकित्सालय में, मीन्स हॉस्पिटल्स में, कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता, अद्य माने आज, नानुभूयते नहीं अनुभव की जाती। आज हॉस्पिटल्स में किसकी आवश्यकता नहीं होती, तो किसकी आवश्यकता नहीं होती है, रुपयों की, मीन्स हार्ड कॉपीज की, रुपए की जो हार्ड कॉपी है उसकी। तो पूरा आंसर लिखेंगे क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने की वजह से सब कुछ हम ऑनलाइन कर सकते हैं। चिकित्सालये रूप्यकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य नानुभूयते। नानुभूयते को अलग करेंगे तो न प्लस अनुभूयते। ठीक है, न माने नहीं, अनुभूयते माने अनुभव होती है, नहीं महसूस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वयम कस्याम दिशि अग्रेसरामः, हम किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर होगा वयम डिजी भारतम, यानी डिजिटल इंडिया, इंडिया को डिजिटल बनाने की तरफ हम डिजिटल भारतम भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखें तो डिजी भारतम भी लिख सकते हैं, जैसा आपकी बुक में लिखा है डिजी भारतम इति अस्याम अग्रे सरामः। हम आज डिजिटल इंडिया इस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है, वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भवति, यानी जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी। जब हमारा देश पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगा तो जेब में किसकी आवश्यकता नहीं होगी, जो कि आज भी ऐसा शुरू हो चुका है, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। आज हमें बाजार जाना है तो पैसे हमारे हाथ में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा हम कर सकते हैं। तो वही आंसर इसका भी है, वस्त्र पुटके केशाम मतलब किसकी, तो आंसर हो जाएगा रूप्यकाणाम, यानी रुपयों की। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतो। रेखांकित पदों को, रेखांकित मीन्स अंडरलाइंड, अंडरलाइंड जो पद हैं उनको आधार बनाकर हमें प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाने हैं। पहला है, भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम, भोजपत्र के ऊपर लेखन शुरू हुआ।
तो इसका हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बन जाएगा भोजपत्रोपरि लेखनम, यानी लेखन को हटा देना है। तो हिंदी में पहले बना लेते हैं, भोजपत्र के ऊपर क्या प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो क्या को हम कहते हैं संस्कृत में किम, तो लेखनम की जगह लिख देंगे किम। भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। नेक्स्ट है लेखनार्थम कर्गदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति ही न भविष्यति। इसमें हमें किसको हटाना है, कर्गदस्य। ठीक है, कर्गदस्य। यहाँ पे बेटा प्रश्न निर्माण करते समय हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो जिस शब्द को हम हटा रहे हैं उस शब्द में जो विभक्ति लगी है वही विभक्ति हमारी प्रश्नवाचक शब्द में होनी चाहिए। ठीक है, तो कर्गदस्य में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो अब हम जो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे उसमें भी हमें वही विभक्ति लिखनी है। तो इसका प्रश्न बन जाएगा लेखनार्थम कर्गदस्य की जगह कस्य, यानी किसकी, आवश्यकतायाः। बाकी सब कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम लिखना है। आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवति। विश्राम ग्रहेषु को हमें हटाना है। ठीक है, क्योंकि ये अंडरलाइन शब्द है। तो वृक्षाम ग्रहेषु कौन सी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, तो इसी की जगह हम प्रश्नवाचक शब्द जो लगाएंगे उसमें अब इसमें हम दो शब्द यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। रेस्ट हाउसेस में या होटल्स में कमरा, कक्ष मीन्स कमरा, सुनिश्चित भवेत, सुनिश्चित हो मीन्स कंफर्म हो। ठीक है, हम कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो हम पहले ही बुक करवा लेते हैं ना, तो बुक होना चाहिए, वो लिखा है। विश्राम ग्रहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत, यानी विश्राम गृहों में कमरा बुक होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसका विश्राम ग्रहेषु हटा देंगे तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कहाँ पर कमरा बुक होना चाहिए, कहाँ। तो कहाँ के लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो होता है कुत्र। तो हम यहाँ पे कुत्र भी लिख सकते हैं, कुत्र, और दूसरा शब्द लिख सकते हैं जो विभक्ति यहाँ लगी हुई है केशु, वही यूज करके, केशु कक्षम सुनिश्चितम भवेत। किसमें कक्ष सुरक्षित होना चाहिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स। हाँ, ख वाले में मैं क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गई, क्वेश्चन मार्क। चलिए नेक्स्ट है सर्वाणि पत्राणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी पत्र चल दूरभाष यंत्र में सुरक्षित होते हैं, यानी सभी हमारे जो भी पेपर्स हैं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कहाँ पे सुरक्षित रहते हैं, मोबाइल में। तो हमें इसको क्या हटाना है, इसका अंडरलाइन शब्द है चल दूरभाष यंत्रे, तो उसको हम हटा देंगे। और इसमें भी हम दो शब्दों का यूज कर सकते हैं कि सभी डॉक्यूमेंट्स कहाँ सुरक्षित होते हैं, या फिर सभी डॉक्यूमेंट्स किस में सुरक्षित होते हैं। तो कहाँ लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कुत्र, सर्वाणि पत्राणि कुत्र, या फिर इसी विभक्ति का प्रयोग करके लिखेंगे तो हमारा शब्द है कस्मिन, कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति, किसमें सुरक्षित होते हैं, भवन्ति।
प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम उपचार के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, चिकित्सालय जाते हैं। हम इलाज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो उपचारार्थम को हमें हटा देना है, यानी हम क्यों चिकित्सालय जाते हैं, हम क्यों हॉस्पिटल जाते हैं, या हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं। तो क्यों या किस लिए के लिए आ जाएगा वयम, क्यों के लिए आएगा किमर्थम, किस लिए, किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किस लिए हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न निर्माण करो। अगला क्वेश्चन है उदाहरणम अनुसृत्य विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत। उदाहरण को देखकर हमें विशेषण और विशेष्य को मिलाना है। यहाँ पर पहला विशेषण शब्द है संपूर्णे और भारते। इसी तरह हमें जो ऊपर जो एग्जाम्पल दिया है उससे देखकर हमें नीचे वाले विशेषण और विशेष शब्दों को मिलाना है। पहला शब्द है मौखिकम, दूसरा है मनोगताः, तीसरा है महान, इधर है ज्ञानम, उपकारः और भावाः। ठीक है, तो मौखिकम, मौखिक क्या होते हैं, मौखिकम ज्ञानम। ठीक है, इसके सामने ही लिखा हुआ है आंसर, मौखिकम ज्ञानम। नेक्स्ट है मनोगताः। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसकी विभक्ति चेक करिए। मनोगताः बहुवचन का रूप है तो भावाः। ठीक है, मनोगताः भावाः, मनोगत भाव यानी मन के भाव। और महान उपकारः, महान उपकार। और मौखिकम का आंसर सामने ही लिखा हुआ है, मौखिकम ज्ञानम मनोगताः भावाः महान उपकारः। नेक्स्ट है टंकिता। टंकिता स्त्रीलिंग शब्द है, आ की मात्रा लगी है तो इसका होगा सामग्री, सामग्री। यानी टंकिता का, टंकित का अर्थ होता है टाइप्ड, टाइप किया हुआ। मुद्रा विहीन माने विदाउट करेंसी, मुद्रा के बिना विनिमय। ठीक है, मुद्रा विहीन विनिमय यानी नो कैश डिलीवरी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात हो रही है। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, मुद्रा विहीन विनिमय होगा। हम जो भी चीज़ खरीदेंगे उसके लिए मुद्रा देने की आवश्यकता नहीं है। जो पैसे हैं, रुपए हैं, उसकी सॉफ्ट कॉपी ही हम ट्रांसफ़र कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। नीचे ही लिखे गए पदों में संधि करके लिखिए। इनमें हमें संधि करनी है। तो पदस्य प्लस अस्य, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पर पदस्य के अंत में अ स्वर है और दूसरे शब्द का जो पहला अक्षर है वो भी अ है। तो जब समान स्वर मिलते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो दीर्घ बन जाते हैं। तो अ प्लस आ इक्वल टू आ, दीर्घ आ। तो अगर हम या के आ को और अ के आ को मिला देंगे तो रूप क्या बन जाएगा, पदस्यास्य। ठीक है, ये वाला जो आ है अस्य का वो इसी में मिल जाएगा और या में बड़े आ की मात्रा आ जाएगी और रूप बन जाएगा पदस्यास्य। ठीक है, दीर्घ संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है तालपत्र प्लस ऊपरी। तो तालपत्र में लास्ट में अ है और ऊपरी में पहला अक्षर ओ ऊ है और आ प्लस ऊ इक्वल टू क्या होता है, ओ। तो तालपत्र का आ और ऊपरी का ऊ इक्वल टू ओ बन गया। तो जब मिलेगा तो कैसे बन जाएगा, तालपत्रो परी। ठीक है, तालपत्रो परी। नेक्स्ट है च प्लस अतिष्ठत। ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि यहाँ पे समान स्वर आए हैं। च में अ, अतिष्ठत में अ और अ प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल।
और रूप बन गया चातिष्ठत। चातिष्ठत दीर्घ संधि। नेक्स्ट। अच्छा, और ये वाला एग्जाम्पल था वो गुण संधि का था। आ प्लस उ इक्वल टू ओ। इसमें मैं आपको संधि भी बताती जा रही हूँ, दीर्घ, गुण और फिर दीर्घ। नेक्स्ट, करगद प्लस उद्योगे। अगेन आ गया, करगद में आ है, उद्योग में उ है। आ प्लस उ इक्वल टू ओ, तो हमारा शब्द बन गया करगदोद्योगे, कागज के उद्योग में। अगला है क्रय प्लस अर्थम। तो क्रय के लास्ट में अ और अर्थम में अ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ, दीर्घ आ, और इसका जब हम मिला देंगे तो शब्द बन जाएगा क्रयार्थम। नेक्स्ट है इति प्लस अनयोः। इति प्लस अनयोः, इति, अब यहां पे इति के लास्ट में है ई। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं पता कि लास्ट में ई कैसे है, ठीक है, तो बच्चों उसके लिए उनको मैं बता देती हूँ कि जैसे हम वर्ण विच्छेद करते हैं, यानी स्वर से, व्यंजन से स्वरों को अलग करते हैं, तो व्यंजन को बोलते समय जैसे इति शब्द हमने जब बोला तो इति, अंत में कौन सी ध्वनि आ रही है, अंत में कौन सी साउंड आ रही है, इति। ई ती, ती बोलते समय ता के पीछे से जो साउंड आ रही है वो है ई की। तो जो अंत में अंतिम साउंड आती है, लास्ट साउंड जो आती है हमें बोलते समय, वही हमारा अंतिम अक्षर, अंतिम स्वर होता है, ठीक है, अंतिम वर्ण होता है। तो इति बोलते समय ई की साउंड आ रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे लास्ट में ई मानेंगे, और अनयो में आ है, और ई प्लस आ इक्वल टू होता है य, ठीक है। तो इसलिए ये यण संधि का एग्जाम्पल है। इसमें जब हम संधि करेंगे तो ये बन जाएगा इत्यनयोः, इत्यनयोः। ये यण संधि का एग्जाम्पल है। अच्छा, ये कैसे हुआ? अच्छा, इसको मैं आपको डिटेल में समझा देती हूँ। चलिए इसी से शुरू करते हैं, पदस्य प्लस अस्य से। कैसे? पूरा शब्द लिखेंगे। हमारे पास शब्द है पदस्य प्लस अस्य। संधि कहाँ पे होती है? संधि होती है पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर, इन दोनों में। तो पहला शब्द जो है पदस्य, उसका अंतिम अक्षर क्या है? अ, यानी य है, य में अ का स्वर छिपा हुआ है, तो जब उसको बोलते हैं तो वो हमें बोलने में, उच्चारण करने में पता चल जाता है। तो पदस्य, य में है अ और अस्य में ऑलरेडी अ है, ठीक है। इसको हम पूरा लिखेंगे। कैसे? जब हम पदस्य के या में से आ को अलग कर देंगे वर्ण विच्छेद की तरह, तो या में आ गया हलंत, प्लस आ अलग कर लिया, अस्य का अ यहाँ पे ले लिया हमने, और इसको भी अलग कर लिया स्य, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों आ और आ जो हैं प्लस हो गए, और ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ। और इधर ऑलरेडी हमारे पास, जैसे हम मैथ्स में इक्वेशन करते हैं ना, उस तरह से करेंगे। इधर हमारे पास पदस्य है जिसके या में हलंत है, प्लस आ प्लस स्य। अब इसको मिला दीजिए, क्या बन जाएगा? पदस्य में या हलंत है तो ये वाला आ या में जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? पदस्या। और लास्ट में स्या है, उसको भी इसके साथ जोड़ देंगे, बन गया पदस्यास्य। ओके, अगला शब्द देख लेते हैं। अगला शब्द है हमारे पास तालपत्रोपरि। ये कैसे हुआ? इसको भी इसी तरह देखेंगे।
हमारा शब्द है तालपत्र प्लस ऊपरी। इसको देखिए, तालपत्र में अंतिम स्वर कौन सा है? इक्वल टू का साइन लगा लेंगे। ताल पत्र हलंत आ गया, प्लस क्या है? अ। ठीक है, और ऊपरी में पहला अक्षर है उ। तो दोनों के हम जहाँ पे संधि वाले वर्ण हैं उनको अलग कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, तालपत्र एज इट इज रहेगा, हलंत प्लस आ और ऊ में हमें संधि करनी है, यानी इनको जोड़ना है, ऐड करना है। तो आ प्लस ऊ इक्वल टू होता है ओ। तो ये दोनों प्लस होने के बाद ओ बन गए, और परी को हम ऐसे के ऐसे ही लिख लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, अब हमें इन सबको मिला देना, क्योंकि जो हमें ऐड करना था वो हो चुका है। अब पूरे शब्द को मिला देंगे तो शब्द जो है वो क्या बन जाएगा? अब तालपत्र में जो हलंत था उसमें ओ का स्वर मिलेगा, और जब वो मिल जाएगा तो कहाँ कैसे आएगा? ओ की मात्रा आ जाएगी, और आगे जो परी है उसको ऐसे ही लिख देंगे। शब्द क्या बन गया? तालपत्रोपरि। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको अवश्य आपके डाउट को सॉल्व करूंगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम, च तिष्ठत। ये तो शायद आपको समझ आ गया होगा, जैसे हमने पदस्य प्लस अस्य किया था वैसे ही आप कर सकते हैं। इसको मैं इधर कर लेती हूँ। च में हमारे पास शब्द है च प्लस अस्य। च को जब अलग करेंगे तो च में से किसकी साउंड आ रही है? अ की, और अस्य में ऑलरेडी आ है, उसको भी अलग कर लिया। हमारे पास शब्द आ गया च में हलंत प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ प्लस य। अब इसको सबको मिलाएंगे तो क्या होगा? च में हलंत था, ये वाला आ की साउंड जो आ है वो आ की मात्रा के रूप में आ जाएगी। उसके आगे स्या लिखा है तो उसको सेम टू सेम लिख देंगे, बन गया हमारा चास्य। ठीक है, नेक्स्ट था करगद प्लस उद्योगे। तो ये इसी की तरह से, तालपत्रोपरि की तरह से। करगद में अंत में कौन सी ध्वनि निकल रही है? अ की, तो आ को अलग कर लिया। फिर उद्योगे में ऊ को अलग कर लिया, द्योगे सेम टू सेम लिख दिया। इक्वल टू अगला स्टेप, आ प्लस ऊ इक्वल टू ओ बन जाएंगे, तो करगद को सेम टू सेम लिखेंगे हलंत के साथ। अ प्लस ऊ हो गया ओ, संधि हो गई इन दोनों में, और लास्ट में द्योगे को एज इट इज, बाद में सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा करगद। अब इसमें जो दा हलंत था वो हट जाएगा। हलंत क्यों? क्योंकि आगे जो ओ का स्वर है वो इसमें मिल जाएगा और ओ की मात्रा आ जाएगी। आगे का जो है वो सेम टू सेम लिख देंगे, द्योगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्रयार्थम। ये भी इसी तरह से है। क्रय में अ है, अलग कर लिया। अर्थम में अ है, अलग कर लिया। ठीक है, अ प्लस आ इक्वल टू होता है बड़ा आ, क्रय सेम, आ प्लस आ इक्वल टू बड़ा आ प्लस अर्थम। अब इसको मिला देंगे तो या में हलंत जो था उसमें आ जुड़ जाएगा, या पूरा हो जाएगा, बन जाएगा क्रया। आगे का प्रथम को सेम टू सेम इसके आगे लिख देंगे, बन गया हमारा क्रयार्थम, माने खरीदने के लिए। ठीक है, अगला देखते हैं इत्यनयो। इसको समझेंगे। इत्यनयो में हमारे जो शब्द है वो है इति प्लस अनयोः। ये यण संधि का एग्जाम्पल है, ये अलग है। इसमें इति का जो अंतिम अक्षर है वो क्या है? ई, और उस ई को जब अलग करेंगे तो ता में हलंत आ जाएगा। ई इधर है अ प्लस नयोः, ई प्लस आ होता है इक्वल टू या।
इसको पहले हम एज इट इज लिख लेंगे, इत प्लस, अब ई के बाद जब आ आता है, यानी किसी भी ई के बाद या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे या हो जाता है और ऊ के स्थान पे वा हो जाता है। ठीक है, यण संधि का ये एग्जाम्पल है। वो ई के स्थान पर या बन गया, ठीक है, और ये जो आ था वो या में एक, वैसे एक्चुअली ई के स्थान पे जो या होता है ना वो हलंत वाला होता है, लेकिन आ होने की वजह से वो या जो है वो पूरा हो गया और नयो एज इट इज लिख देंगे और अब बन जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो अब देखिए जो ता में हमने हलंत लगाया था वो हलंत ऐसे ही रहेगा, यानी ता आधा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ता के बाद कोई स्वर नहीं आया, या है जो कि व्यंजन है, तो वो इसमें जुड़ेगा नहीं बल्कि एज इट इज रहेगा। तो सिर्फ साथ में मिलेगा तो ता आधा ही रहेगा और बन जाएगा हमारा इत्य। आगे का सेम टू सेम लिख दीजिए, इत्यनयोः शब्द बन गया। ठीक है, इत्यनयोः माने इति मतलब होता है ऐसा, अनयोः माने इससे। ठीक है, इसके, इससे। अगला लास्ट है उपचारार्थ, उपचार प्लस अर्थम। इसका आंसर हो जाएगा उपचारार्थम। बहुत सिंपल है, दीर्घ संधि का एग्जाम्पल है। अ प्लस आ हो रहे हैं उपचार में। उपचार के अंत में क्या है? अ है, और अर्थम में भी अ है। उपचार प्लस अ इक्वल टू बड़ा आ, प्रथम सेम टू सेम। अब इन सबको मिला लेंगे तो र के बाद आ गया तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी, हलंत हट जाएगा। आगे का सेम टू सेम लिख दीजिए, प्लस के साइन सारे हट जाएंगे और हमारा शब्द बन जाएगा उपचारार्थम। ठीक है, तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। ये इसमें से पदस्यास्य जो दीर्घ संधि का एग्जाम्पल था, तालपत्रोपरि गुण संधि का, चातिष्ठत दीर्घ संधि, कर्गदोद्योगे गुण संधि, क्रयार्थम दीर्घ संधि, इत्यनयो यण संधि, उपचारार्थम दीर्घ संधि। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघुवाक्यम निर्माणम कुरुत। यानी जो शब्द दिए गए हैं उनको हमें प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। ठीक है, मेक सेंटेंसेस या फ्रेम सेंटेंसेस। तो पहला तो ऑलरेडी बना हुआ है, मम मनसी वैज्ञानिका नाम विषये जिज्ञासा अस्ति, मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। अगला देखते, आवश्यकता माने जरूरत, नेसेसिटी, रिक्वायरमेंट। तो इसका हम शब्द बनाएंगे, इसका वाक्य बनाएंगे। ठीक है, तो मम यानी मुझे, मुझे बैग की आवश्यकता है, मुझे पेन की आवश्यकता है, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मम यानी मुझे, अच्छा वेट, मम नहीं लिखेंगे, हमें जहां भी जरूरत होती है अगर हमें लिखना है मुझे पुस्तक की आवश्यकता है तो हम लिखेंगे मह्यम पुस्तक की, पुस्तकस्य, पुस्तक की, काकी के चिन्ह आ रहा है ना तो षष्ठी विभक्ति का रूप लगेगा पुस्तकस्य, आवश्यकता, आवश्यकता है, अस्ति। ठीक है, मह्यम पुस्तकस्य आवश्यकता अस्ति, मुझे पुस्तक की आवश्यकता है। नेक्स्ट है सामग्री, मित्ति मीन्स थिंग्स, चीजें, इंग्रेडिएंट्स। चलिए सामग्री,
तो हमें इसका सामग्री का बनाना पड़ेगा। जो सेंटेंस तो पहले हम हिंदी में सोच लेंगे कि हमें क्या बनाना है। हम लिख सकते हैं मेरे पास लिखने की सामग्री नहीं है। ठीक है, तो मेरे पास हमें लिखना है, तो मम पार्श्वे, मेरे पास। ठीक है, मम पार्श्वे लेखन सामग्री। अगर आपको लिखना है तो लिख देंगे अस्ति, और नहीं लिखना है, नहीं है तो लिख देंगे न अस्ति। ठीक है, मेरे पास लेखन सामग्री है, मम पार्श्वे लेखन सामग्री अस्ति। चलिए नेक्स्ट है पर्यावरण सुरक्षा, यानी इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट की सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट की सुरक्षा। इसका हम सेंटेंस बनाएंगे, पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। ठीक है, चलिए अद्य, अद्य भी लिख सकते हैं आज, आजकल पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है। तो अद्य को कहते हैं, सॉरी आज को कहते हैं अद्य अद्य पर्यावरण सुरक्षा पर्यावरण सुरक्षा मिला के लिखें तो लिख सकते हैं, नहीं तो फिर पर्यावरणस्य सुरक्षा ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम लिखेंगे पर्यावरण सुरक्षा तो भी करेक्ट है। पर्यावरणस्य सुरक्षा आवश्यकी, जरूरी है, आवश्यकी अस्ति। आजकल पर्यावरण की सुरक्षा आवश्यक है, आवश्यकी अस्ति। स्त्रीलिंग का शब्द है, सुरक्षा इस वजह से आवश्यकी आया। नेक्स्ट है विश्राम गृहम, मीन्स होटल्स, रेस्टोरेंट या रेस्ट हाउसेस। तो बहुत सिंपल हम इसका बना सकते हैं, हमारे यहाँ रेस्ट हाउस है। अत्र माने यहाँ, या यहाँ विश्राम गृह नहीं है ऐसे भी लिख सकते हैं, अत्र विश्राम गृहम न अस्ति, यहाँ विश्राम गृह नहीं है, अत्र विश्राम गृहम न अस्ति। अगर है लिखना है तो हम लिख देंगे अत्र विश्राम गृहम नास्ति। हाँ है लिखना है तो हो जाएगा अत्र विश्राम गृहम अस्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानम पूर्तिं कुरुत। उदाहरण के अनुसार जो हमें ब्रैकेट में शब्द दिए हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके हमें इस रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स विद द चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, तो चतुर्थी विभक्ति में जो रूप है वो बनता है बालकाय, भिक्षुकाय, छात्राय, अध्यापकाय, रामाय, देवाय, इसलिए यानी उसके लास्ट में आय लगता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी दिया गया है ना, देखिए भिक्षुक शब्द है और दिया है यहाँ पे क्या, भिक्षुकाय बन गया चतुर्थी में। उसी तरह आपको इन सब में करना है। ब्रैकेट में शब्द दिया है छात्र, तो छात्र का क्या बन जाएगा, छात्राय, छात्र के लिए, पुस्तकम देहि, पुस्तक दो। नेक्स्ट है अहम डैश वस्त्राणि ददामि, मैं गरीब को वस्त्र देता हूँ, निर्धन मीन्स गरीब, तो इसका क्या बन जाएगा, निर्धनाय। नेक्स्ट है डैश पठनम रोचते, और यहाँ पे शब्द दिया है लता, यानी लता को पढ़ना अच्छा लगता है।
अब लता का हमें क्या देखना पड़ेगा, लिंग देखना पड़ेगा, क्योंकि जो ऊपर के जो शब्द थे भिक्षुक, छात्र और निर्धन, ये सबके सब अकारांत और पुल्लिंग शब्द थे, तो इनके रूप सेम टू सेम बन गए, भिक्षुक आए, छात्र आए, निर्धन आए। लेकिन ये जो शब्द है लता, वो स्त्रीलिंग का शब्द है, आकारांत स्त्रीलिंग, इसलिए इसका रूप कुछ अलग तरह से बनेगा, और ये जो होगा वो बनता है लतायई। ठीक है, लाइक बालिकायई, कन्यायई। ठीक है, तो इसलिए यहाँ बन जाएगा लतायई पठनम रोचते, लता को पढ़ना अच्छा लगता है। अगला है रमेश डैश अलम, यानी रमेश सुरेश के लिए काफी है। ठीक है, रमेश सुरेश के लिए काफी है। अब सुरेश शब्द कैसा है, पुल्लिंग शब्द है, अकारांत भी है। अकारांत आकारांत क्या होता है ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा रखा है एक वीडियो में, यानी जिस शब्द के अंत में जो स्वर होता है उसको वही उसी का रांत बोलते हैं। अब सुरेश का अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो लेटर है या अंतिम जो व्यंजन है, उसके पीछे साउंड आ रही है अ की, सुरेश, तो ये अकारांत शब्द है, तो इसके रूप हम देव और राम या बालक की तरह चलाएंगे, तो इसका शब्द बन जाएगा सुरेशाय। और नेक्स्ट है डैश नमः, डैश को नमः माने नमस्कार है, अध्यापक शब्द दे रखा है और ये भी पुल्लिंग है, अकारांत है, तो इसलिए भी इसका भी सेम बनेगा अध्यापकाय, अध्यापकाय नमः। ठीक है, अध्यापक को नमस्कार है। सुरेशाय अलम, इसका अर्थ है कि रमेश सुरेश के लिए काफी है, रमेश ही काफी है सुरेश के लिए, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इस तरह से हमारे ये सभी प्रश्न पूरे हुए, ये एक्सरसाइज पूरी हुई। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा। कहीं भी कुछ डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाई में मदद मिल रही है, तो आप इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों को, उनको भी इसका लाभ लेने दीजिए और सभी को शेयर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगी तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे कि आपको पता चल जाएगा और आप अपने अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए रेडी रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे संस्कृत को और मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। आगे भी इसी तरह देखते रहिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे चैप्टर नंबर 4 के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।